दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन ना न्यूक्लियर बॉम्ब है, ना एयरक्राफ्ट कैरियर और ना ही कोई मिसाइल, बल्कि सिर्फ 82 किलोमीटर लंबी एक कैनाल। अगर ये कैनाल सिर्फ एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए तो हज़ारों कार्गो शिप समुद्र में फंस सकती हैं। ऑयल और गैस की प्राइसेस आसमान छू सकती हैं और दुनिया भर की सप्लाई चेन हिल सकती है। इस कैनाल को कंट्रोल करना कभी अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी का सवाल था और आज भी दुनिया की हर बड़ी इकोनॉमी इस पर नज़र रखती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, यह कैनाल शुरू से एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो फिर किसने बनाई, इसके लिए बनाई और आखिर ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? यह है पनामा कैनल की कहानी। इमेजिन करो 1910 का ज़माना। एक अमेरिकन कार्गो शिप न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना चाहती है। मैप देखने पर लगता है सीधा नीचे जाओ और दूसरी साइड निकल जाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी बीच में कोई रास्ता था ही नहीं। शिप्स को पूरे साउथ अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था, लगभग 13,000 किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफ़र। केप हॉर्न एक ऐसी जगह जहाँ समुद्र कब दोस्त से दुश्मन बन जाए कोई नहीं जानता। तेज़ हवा, 50 फीट तक की लहरें और ऐसे स्टॉर्म्स जिन्होंने हज़ारों शिप्स को समुद्र के नीचे सुला दिया। हर एक्स्ट्रा दिन का मतलब था ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा पैसा और ट्रेड में देरी। उस वक्त दुनिया को सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं, एक रिवॉल्यूशन चाहिए था और इसी रिवॉल्यूशन के लिए एक देश ने दुनिया का सबसे एम्बिशियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। फ्रांस के इंजीनियर फर्दिनेंड दे लेसेप्स, वही आदमी जिसने स्विस कैनल बनाकर दुनिया को इम्प्रेस कर दिया था। उन्हें पूरा भरोसा था कि पनामा भी जीत लेंगे, लेकिन पनामा स्विस नहीं था, ये एक जंगल था जहाँ बारिश रुकने का नाम नहीं लेती थी। पहाड़ दोस्त टूट कर कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरते थे और हर कोने में मच्छर जो सिर्फ खून नहीं मौत बांट रहे थे। येलो फीवर, मलेरिया हर हफ्ते भर मर रहे थे। मशीन्स कीचड़ में धंस रही थीं। करोड़ों का प्रोजेक्ट अरबों में बदलने लगा और फिर एक दिन फ्रांस ने हार मान ली। प्रोजेक्ट बंद, कंपनी बैंकरप्ट। दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स ने लिखा पनामा कैनल बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन हिस्ट्री में एक रूल है, जिस चीज़ को दुनिया इम्पॉसिबल कहती है वही चीज़ किसी सुपर पावर को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और अगला प्लेयर था अमेरिका। फ्रांस के प्रोजेक्ट के फेल होते ही पनामा कैनल का सपना लगभग खत्म माना जा चुका था। लेकिन उसी वक्त अटलांटिक और पैसिफिक के बीच एक शॉर्टकट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, यूनाइटेड स्टेट्स को। 1900 की शुरुआत में अमेरिका एक रैपिडली ग्रोइंग सुपर पावर बन रहा था, लेकिन उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसकी नेवी दो अलग ओशियंस में बटी हुई थी। अगर पैसिफिक ओशियन में इमरजेंसी आ जाए तो अटलांटिक फ्लीट को वहां पहुंचने में हफ्ते नहीं, कभी कभी महीनों तक लग जाते थे, और किसी भी सुपर पावर के लिए इतनी देरी एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर होती है। अमेरिका समझ चुका था जो पनामा को कंट्रोल करेगा वही अटलांटिक और पैसिफिक के बीच सबसे इंपॉर्टेंट गेटवे को कंट्रोल करेगा, और यहीं से कहानी एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से जियोपॉलिटिक्स में बदल गई। उस वक्त पनामा एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, वो कोलंबिया का हिस्सा था। अमेरिका ने कोलंबिया से कैनल बनाने की परमिशन मांगी, लेकिन डील फेल हो गई। फिर 1903 में पनामा में इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुआ। अमेरिका ने नए पैनामेनियन गवर्नमेंट को तुरंत रिकॉग्नाइज कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ। अमेरिका को कैनल बनाने और उसके आसपास के कैनल जोन पर कंट्रोल मिल गया। आज भी हिस्टोरियंस इस चैप्टर पर डिबेट करते हैं कि कुछ लोग इसे स्मार्ट डिप्लोमेसी कहते हैं तो कुछ इसे स्ट्रेटेजिक पावर पॉलिटिक्स। लेकिन एक बात पक्की है, इस डील ने दुनिया का फ्यूचर बदल दिया। अब असली चैलेंज शुरू हुआ। सबसे पहले अमेरिका ने जंगल से नहीं, बीमारियों से जंग लड़ी। मॉस्किटो ब्रीडिंग एरियाज को ख़त्म किया गया, ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए गए, हॉस्पिटल्स और सैनिटेशन पर अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट हुआ। पहली बार हज़ारों वर्कर्स को एक रिलेटिवली सेफ एनवायरनमेंट मिला। लेकिन प्रॉब्लम अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। पनामा का लैंडस्केप इतना अनइवन था कि स्विस कैनल की तरह सीधा रास्ता बनाना इम्पॉसिबल था। इसलिए इंजीनियर्स ने एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया दिया, लॉक्स। पानी की मदद से पूरे के पूरे शिप्स को जाइंट एलिवेटर्स की तरह ऊपर उठाया जाता, फिर आर्टिफिशियल गटन लेक के अक्रॉस ले जाया जाता और दूसरी साइड वापस नीचे उतारा जाता। उस ज़माने के लिए ये इंजीनियरिंग किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं थी। लगभग 10 साल की कंस्ट्रक्शन के बाद पनामा कैनल ऑफिशियली खुल गई, और उस दिन सिर्फ एक कैनल नहीं बनी थी, दुनिया का ट्रेड मैप बना था, हमेशा के लिए बदल गया। पनामा कैनल खुलते ही अमेरिका को वो एडवांटेज मिल गया जो किसी और कंट्री के पास नहीं था। अब यूएस नेवी कुछ ही दिनों में अटलांटिक से पैसिफिक या पैसिफिक से अटलांटिक मूव कर सकती थी। वर्ल्ड वॉर 1 और बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये स्पीड अमेरिका के सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी स्ट्रेंथ्स में से एक बन गई। कभी कभी वॉर जीतने के लिए सबसे पावरफुल वेपन मिसाइल नहीं होता, बल्कि लॉजिस्टिक्स होती है, और पनामा कैनल उस लॉजिस्टिक्स का दिल बन चुकी थी। लेकिन मिलिट्री एडवांटेज सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा था। आज हर साल हज़ारों कार्गो शिप्स, लाखों कंटेनर्स, ऑयल, एलएनजी, फूड ग्रेन्स और कार्स इसी कैनल से गुजरते हैं, और अगर ये कैनल सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए रुक जाए तो सिर्फ शिप्स नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी रुक सकती है। आज हर दिन दुनिया के हर कोने से आने वाले कार्गो शिप्स इसी कैनल से गुजरते हैं, और उनके अंदर सिर्फ कंटेनर्स नहीं होते, उनके अंदर होता है ऑयल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड ग्रेन्स, मेडिसिन और वो रॉ मटेरियल्स जिसके बिना फैक्ट्रीज रुक सकती हैं। पनामा कैनल सिर्फ शिप्स को शॉर्टकट नहीं देती, ये टाइम बचाती है, और ग्लोबल ट्रेड में टाइम ही मनी होता है। एक शिप अगर इस कैनल का यूज़ करता है तो कई रूट्स पर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र बच जाता है। कम फ्यूल, कम कॉस्ट और फास्टर डिलीवरी। इसीलिए दुनिया की इकोनॉमी का एक इनविजिबल हार्ट बीट
हर रोज़ यहीं से गुजरता है। लेकिन हर स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट की तरह पनामा कैनल भी एक कमज़ोरी है, और वो है फ्रेश वाटर। कैनल के जाइंट लॉक्स को चलाने के लिए हर शिप के साथ करोड़ों लीटर फ्रेश वाटर इस्तेमाल होता है। ये पानी आता है गटुन लेक से। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश कम हुई तो लेक का वाटर लेवल गिरना शुरू हो गया, और फिर एक अजीब सिचुएशन पैदा हुई। कैनल बिल्कुल ठीक थी, शिप्स भी रेडी थे, लेकिन पानी कम था। ट्रांजिट स्लॉट्स रिड्यूस कर दिए गए, कई कार्गो शिप्स को हफ्तों तक वेट करना पड़ा, और कुछ शिप्स को मजबूरन साउथ अमेरिका का लंबा रूट लेना पड़ा। सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन की प्रॉब्लम बन गई। यही है एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट की असली पावर। आज पनामा कैनल किसी एक कंट्री की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया के इंटरेस्ट का सेंटर है। अमेरिका के लिए ये आज भी अटलांटिक और पैसिफिक के बीच एक क्रिटिकल मैरीटाइम रूट है। यूरोप के लिए ये फास्टर ट्रेड का गेटवे है। एशिया के एक्सपोर्टर्स के लिए ये टाइम और फ्यूल बचाने का सबसे एफिशिएंट रास्ता है, और पनामा के लिए ये उसकी इकोनॉमी की बैकबोन है। रिसेंट सालों में चाइना ने लैटिन अमेरिका में अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई हैं, और पनामा के कुछ पोर्ट्स ने चाइनीज़ कंपनीज की प्रेजेंस ने स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस को ज़रूर बढ़ावा दिया है। लेकिन एक फैक्ट याद रखना ज़रूरी है, पनामा कैनल का ऑपरेशन और कंट्रोल पनामा कैनल अथॉरिटी के पास ही है। कंपटीशन कैनल की ओनरशिप ही नहीं, इन्फ्लुएंस की है, और इसी वजह से ये सिर्फ एक वाटर वे नहीं, ग्लोबल स्ट्रेटेजी का परमानेंट प्रेशर पॉइंट है। हिस्ट्री हमें एक अजीब बात सिखाती है, कभी एक माउंटेन पास, कभी एक सी रूट, और कभी सिर्फ 82 किलोमीटर लंबी एक कैनल पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का शेप दे देती है। पनामा कैनल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ रोज़ गोलियाँ नहीं चलती, यहाँ टैंक्स नहीं दिखते, यहाँ फाइटर जेट्स भी नहीं उड़ते, फिर भी हर दिन इसके ऊपर से गुजरता हुआ हर शिप दुनिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा होता है। इसीलिए जियोपॉलिटिक्स सिर्फ वॉर्स की कहानी नहीं होती, कभी कभी सबसे बड़ी बैटल मैप्स के ऊपर लड़ी जाती है, और उस बैटल का सबसे इंपॉर्टेंट बैटलफील्ड एक कैनल भी हो सकती है। एक कैनल, दो ओशियंस और पूरी दुनिया का बैलेंस। पनामा कैनल सिर्फ इंजीनियरिंग का मिरेकल नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स का हार्ट बीट है। अगर आपको लगता है कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर्स और वॉर्स तक सीमित है, तो अभी बहुत कुछ बाकी है। कॉन्फ्लिक्ट कोडेक्स पर हम उन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, हिडन ऑपरेशंस और हिस्टोरिकल डिसीजंस को डिकोड करते हैं जिन्होंने दुनिया का पावर बैलेंस बदला। अगर आप ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।